एक चीज सबसे पहले मैं आप सभी से ये शेयर करना चाहता हूं कि सपोज करिए कि कोई भी जो एग्जाम है वो 100 नंबर का है, उसमें लोग गलती क्या करते हैं, अगर सपोज करिए उसमें 10 टॉपिक आने हैं, बट लोग गलती क्या करते हैं, उन 10 टॉपिक को पढ़ करके जाते हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं 30, 40 या फिर 50 नंबर स्कोर कर पाते हैं। बट मेरा, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक पॉजिटिव वे में आप सभी को गाइड करने आया हूँ, एक सही डायरेक्शन में ले जाने आया हूँ। तो ये लगा करके चलिए, आप इन 10 टॉपिक को छोड़ करके आपको सिर्फ 2, 3, 4 टॉपिक पे इतने अच्छे से कमांड करना मेरा यहाँ पे काम है, ताकि ये जो 50 नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, आप इन्हीं टॉपिक से कहीं ना कहीं 60 या 70 तक स्कोर कर पाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सपोज करिए यूपीएससी की ही अगर बातें करूं, यूपीएससी की ही बातें करूं तो लोगों का जो मिथ है, वो सबसे पहला जो मिथ है, भ्रम है, वो ये है कि लोग सिलेबस देख करके भाग जाते हैं कि सर सिलेबस इतना ज्यादा है, कैसे करेंगे, इतनी सारी दिक्कतें हैं, किसे फॉलो करें, क्या करें, ये करें, वो करें। इन सबको लेकर के ये लगा करके चलिए, अगर आप सभी यहाँ पर आए हैं और मेरा जो एक ही फंडा है और वो है वन प्लेटफॉर्म का, तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें यहीं पर ही क्लियर हो जाए। तो अब जो सिलेबस को लेकर के जो डाउट है, वो आई होप अब किसी के बीच में कुछ नहीं रहा होगा कि ज्यादा सिलेबस है, कितना कवर करना है, कौन ज्यादा स्कोरिंग है। इन सब को लेकर के बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम कम ही करेंगे, हम बेशक कम ही करेंगे, लेकिन इतने अच्छे से करेंगे कि चीजें कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में जाए और इन फ्यूचर उन टॉपिकों से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है, आप सभी बहुत प्यार से उसे क्लियर करते जाएंगे। तो खैर, ये डाउट आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। अब जरा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। तो कहीं ना कहीं मान करके चलिए, हमें अगर सपोज करिए एंशंट की ही मैं बातें करूं, तो ये लगा करके चलिए, हम जब तक अपने दुश्मन को जानेंगे नहीं, तब तक हम उसे टैकल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हम उसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले सिलेबस जानना होता है कि कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। ज्यादा पढ़ना भी ना कहीं टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट जो है वो सीधा लीड करता है फेलियर को। तो इन सब से बचना है और एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाना है। तो अब ये लगा करके चलिए, सिलेबस की बातें करूं तो अभी जैसे मैंने स्टार्ट करा है एंशिएंट से, और एंशिएंट में भी सबसे पहले मैंने क्लास 6 से स्टार्ट करा है। क्योंकि चीजें क्या है कि लोग कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही कहते हैं कि स्टैंडर्ड बुक पर जाएं, एनसीईआरटी कोई वैल्यूएबल नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट मेरे हिसाब से चीजें क्या है कि अगर आपने एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। बी का मतलब, कहने का मतलब है, एनसीईआरटी हर चीजों का बेस है। अगर एक बिल्डिंग बनाते हैं और आपका बेस ही कमजोर रह जाएगा, तो उस पर कितने भी आप ऊपर मंजिलें खड़ी कर दे तो वो सारी चीजें गिर जाएंगी एक पल को। तो अब ये लगा करके चलिए, एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं बेस कहा जाता है, जिस वजह से चाहे यहाँ पे मास्टर्स के स्टूडेंट हो, चाहे यहाँ पर आपको बैचलर्स के स्टूडेंट्स हो और स्कूल के भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं वो ये ना सोचे कि क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं और ये हम क्यों कर रहे हैं, हम तो खैर अभी मास्टर्स कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल है, सारी चीज़ अच्छे से लेकर के जा रहे हैं। बट एनसीईआरटी को आप जितनी बार पढ़िएगा, इवन मैं खुद आज भी देखता हूं कि अगर एनसीईआरटी को मैं जितनी बार पढ़ता हूं, चीजें कहीं ना कहीं और ज्यादा वैल्यू ऐड होती जाती है। तो अब जरा मैं बातें करता हूं सिलेबस की। ये जो सिलेबस है ये कहीं ना कहीं क्लास 6 का सिलेबस है। क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री का, उसमें से आपका जो कंटेंट है, इंडेक्स है, वो इस प्रकार है। लोग क्या करते हैं गलतियां, वो सबसे पहले देखते हैं जो यहाँ पे चीजें लिखी हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, फिर ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। हिंदी में भी है, घबराइएगा नहीं। जो स्टूडेंट्स हिंदी के हैं वो अक्सर कहा करते हैं कि सर आप सारी चीजें इंग्लिश में बताते हैं, हिंदी में भी कुछ लेकर के आइए। तो हिंदी में भी मैंने सारी चीजों को ऐड करा है, और ये लगा करके चलिए, आपको दिक्कतें तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं। लोग गलतियां क्या करते हैं, इस इंडेक्स को देख करके कहते हैं कि चीजें बहुत ज्यादा है, या फिर बेशक हो सके लगा करके चलिए 2 से 3 पेजेस में हमारे एक चैप्टर खत्म होते हैं। अगर क्लास 6 की मैं बातें करूं, इसमें भी हर बार जब भी आप नई चीजें पढ़ेंगे तो सारी चीजें नई आपके पास आती जाएंगी। और देखिए, सिलेबस डालने का मतलब या फिर इंडेक्स डालने का मतलब जो हमारे पास है वो सीधा है कि जो टाइमलाइन हमारा चलता आ रहा है,
एंशियंट में जो टाइमलाइन चलता आ रहा है हमारा एंशियंट में, तो कहीं ना कहीं आप ये लगा करके चलिए सोर्सेस से जो चीजें स्टार्ट हुई थी और एट द एंड आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड तक चीजें खत्म होती गई थी। इसी के बीच में हमारे पास अलग अलग चीजें आती रहती हैं और हमें बस उसी को डिस्कस करना है, इधर से उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। और अब जरा देखिए चीजें कैसे आगे को चलती हैं। अब यही मान करके चलिए सोर्सेज है तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री का जो ओरिजिन कहलाता है वो कुछ इस प्रकार है। अब इसके बाद आप सभी को पता ही होगा स्टार्टिंग फेज में अगर देखें तो हमारे पास कोई टूल्स वगैरह हुआ नहीं करता था। सपोज करें मोबाइल फोन्स वगैरह इन सारी चीजों की तो बहुत दूर की बात है। लोगों को ये तक समझ नहीं था कि अगर हम इंसान हैं तो हमारा क्या रोल है। तो चीजें लोगों ने कहीं ना कहीं स्टोन एज से शुरुआत करी। उसी के बाद अगर मैं देखूं तो आप सभी को पता ही होगा स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक की चीजें चलती हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं टाइम की तो कहीं ना कहीं हमारे पास आईवीसी का टाइम आता है। हाँ, आईवीसी का टाइम आता है। और इसी के बाद अगर मैं बातें करूं तो हमारे पास वैदिक एज, फिर लेटर वैदिक एज। देखिए इन सब की डेट्स मैं नहीं लिख रहा हूं, रीजन ये है कि आपको डेट्स वगैरह में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि चीजें कैसे आगे लेकर के जाना है। बट मेरा जो स्टाइल है, मेरा जो तरीका है वो आपको लिमिट में ही करवाऊंगा सारी चीजें और आप सभी को काफी अच्छी समझ आएंगी। इनमें 9 टॉपिक है टोटल और 9 टॉपिक के ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 डेट्स हैं, बस उसी को याद रखना है, इससे ऊपर नीचे नहीं करना है। और एंशिएंट में मैंने आपको एक खास बात और बताया था कि एंशिएंट में अगर आप 100, 200, 1000 साल भी अगर ऊपर नीचे कर भी देते हैं तो उतना कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि चीजें हमारे पास एक एविडेंस के फॉर्म में नहीं था। चीजें हमें एक प्रॉपरली टाइम डेट हमारे पास नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से जो सारी चीजें हैं वो थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाए तो वो चल सकती हैं। इसी के बाद ही अगर मैं बातें करूं तो कहीं ना कहीं महाजनपद का टाइम था। महाजनपद के साथ ही साथ आपके जैनिज्म, बुद्धिज्म आए थे। तो अब मान करके चलिए आपको महाजनपद का जो टाइम फ्रेम आया था, महाजनपद के साथ ही साथ हमारे मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। और मौर्यन डायनेस्टी आप सभी को पता ही है, ये सबसे पहला और सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था। इन सारी चीजों को आराम से डिस्कस करते जाएंगे। इसी के बाद अगर देखें तो अगर मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हुई तो अगर मान करके चलिए एक बड़ी डायनेस्टी शुरू हुई, तो जब ये खत्म होगा तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे हमारे पास राजा रजवाड़े आ जाएंगे। तो जो उस फेज को कहते हैं वो लेटर मॉडर्न एज कहते हैं। इसी के बाद ही अगर देखा जाए तो हमारे पास जीरो का टाइम फ्रेम आता है। जीरो का टाइम फ्रेम हमारे पास आता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता ही है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास गुप्ता एज और फिर पोस्ट गुप्ता एज। आप सभी को पोस्ट, प्री, अर्ली इन सारी चीजों का नॉलेज होगा ही। अगर नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि अगर मान करके चलिए अगर कहीं प्री दे रखा है, सपोज करिए हमारा जो हिस्ट्री है वो 3 फेज में बटा हुआ है, तो अगर प्री हिस्ट्री की अगर बातें अगर चल रही हैं तो ये वैसी हिस्ट्री होगी जो कि हमारे हिस्ट्री से भी पहले होगी, यानी प्री। इसके बाद ही कहीं ना कहीं हमारे पास प्रोटो हिस्ट्री करके हमारा जो हिस्ट्री है वो आती है। इसका जो डिवीजन है कहीं ना कहीं हम एविडेंस पर रखते हैं। और एविडेंस कहने का मतलब ये है कि हमारे पास चीजें यहां पर भी मिली हैं, और चीजें जो हमारा ओरिजिनल हिस्ट्री है, जो हम यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हैं या फिर जो हमारे सिलेबस में है, चीजें यहां पर भी हमें मिली हैं। बट डिफरेंस क्या है कि जो चीजें हमें यहां पर मिली हैं वो अब तक उसे सोर्स इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि स्टोन है और स्टोन में ऐसा कुछ खास बात होता नहीं है, तो इसी वजह से इसको ज्यादा देखते नहीं है। इसलिए मैंने कही आपसे कि चीजें इसमें टाइम को लेकर के टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। अब हमारे पास प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास चीजें तो है बट उसे समझने वाला कोई नहीं है, यानी अगर देखा जाए तो इसे नॉन अंडरस्टैंडेबल है ये। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बिल्कुल समझ नहीं आती है, जिस वजह से इसे प्रोटो हिस्ट्री में कहा जाता है। और जो हिस्ट्री है वो हमारा यही है। अब एक और वर्ड अब मैं आपके सामने लेकर के आया था, चाहे वो पोस्ट हो गया, चाहे वो लेटर हो गया, ये सारी चीजें यही दिखाता है कि अगर मान करके चलिए चीजें जब जो भी टाइम फ्रेम है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद का टाइम फ्रेम आप
एंटोनिम्स में लगा सकते हैं प्री को प्रोटो। इसका मतलब अगर प्री शुरुआत है तो प्रोटो जो है वो उसका समापन कहलाता है। हाँ, एक बार जरा कमेंट पे ध्यान देता हूँ और जो भी डाउट्स अगर निकल करके आते हैं, हाँ कलर चेंज कर देंगे, वो थोड़ा मैं क्रिएटिव हूँ जिस वजह से चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आप सभी के सामने उभर करके आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो भी कॉलेज में है या फिर मास्टर्स वगैरह भी कर रहे हैं, तो उनकी कोई भी टेंशन नहीं है, चीज़ें आराम से लेकर के जाएंगे। सर ये वैल्यू एडिशन वालों के लिए है क्या? देखिए वैल्यू एडिशन वालों के लिए भी है, मैंने अब रख दिया है क्योंकि देखिए वहाँ पे जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है वो सबसे पहले मैं किसी टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, इन सारी चीज़ों से मैं टॉपिक T1, T2, T3 और आगे लेकर के जाता हूँ। इसके बाद एट द एंड मैं वहाँ पे क्या करता था अब तक कि मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करवाता था, और क्वेश्चंस डिस्कस करवाने का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है कि आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया और एट द एंड क्वेश्चन ही नहीं करा तो चीज़ें कहीं ना कहीं आप सभी को समझ भी नहीं आएंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन आता है तो आता कैसे है, क्योंकि जो मेरा वे है वो कहानी की तरह है, वो स्टोरी की तरह है। अब आप लास्ट में यही सोचेंगे कि सर अगर कहानी ही बता रहे हैं तो इस कहानी से जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार आते हैं। तो जो ये है, जो YouTube पर जो अभी सारी चीज़ें चल रही हैं डाउट सॉल्विंग का, तो ये सब के लिए है, इसमें उतनी टेंशन लेने वाली बिल्कुल बातें नहीं है। ये अपना टाइम फ्रेम था जिस हिसाब से चीज़ें चली थी, इसके ना आगे हमें कुछ देखना है और इसके ना पीछे हमें कुछ देखना है। जो भी सारी चीजें हैं हमारी इतनी ही हैं। अब आप जरा सोचिए कि अगर एंशिएंट का टाइम फ्रेम इतना ही है और इन सारी चीजों को लेकर के कितना मजा आने वाला है जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे कोर्स में जो कि एनी टाइम लर्निंग ऐप पर है। अब ये लगा करके चलिए, देखिए जो आपका इंडेक्स है, जो सिलेबस है क्लास 6 का, वो अब आप जरा ध्यान से देखिए। तो अगर मैंने बातें करी व्हाट, वेयर, हाउ और व्हेन की, तो ये सारी चीजें सोर्सेज पर ही ले करके जाएंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास जरा ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी में भी मैं जरा बताना चाहता हूं कि चीजें किस प्रकार चली थी। तो क्या, कब, कहां और कैसे, इससे हमें सीधा पता चल रहा है कि हमें ओरिजिन के बारे में या फिर हमें कहीं ना कहीं सोर्सेज के बारे में पता चल रहा है कि जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जो सारी चीजें हम कर रहे हैं, वो आपको सोर्सेज में ही आ रही हैं कि चीजें कैसे चली, कैसे जो एक इंसान है वो एग्रीकल्चर तो उस टाइम में आया नहीं था। अब जो इंसान है उसने एग्रीकल्चर को छोड़ करके हंटिंग वगैरह पे ध्यान दिया, फूड गैदरिंग वगैरह पे ध्यान दिया, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके चीजें आगे बढ़ाते लेकर के गया। मैंने एक और चीज आप सभी से बताया था, इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा कि जो हिस्ट्री का सिग्निफिकेंस है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और किसी भी टॉपिक को अगर लिखना होगा आप सिर्फ इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए। वहां का पॉलिटिकल कंडीशन बताइए, वहां का इकोनॉमिकल कंडीशन बताइए, उसी के साथ ही आप वहां की सोसाइटी बताइए। सोसाइटी कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो वुमेन का जो कंडीशन है वो बताए, और उसी के साथ ही जो आम आदमी है उनकी कंडीशन पे बातें करें। क्योंकि हमने अक्सर हिस्ट्री में देखा है कि हम सिर्फ राजा के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है उस पर भी ध्यान देना है। फिर इसके बाद ही अगर मैं बातें करूं तो वहां का जो कल्चर है, वहां का रिलीजन है। इसके बाद ही एक टॉपिक और आता है साइंस का, और ये साइंस कहने के लिए तो साइंस है। अब ये लगा करके चलिए, जो साइंस है इसका डेवलपमेंट हमें स्टार्टिंग से ही मिलता आएगा, बट हम उसको ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब जरा आप खुद दिमाग लगाइए, अगर कोई इंसान हंटिंग कर रहा है, कोई इंसान अगर फिशिंग कर रहा है, तो इसके बाद अगर वो साइंस पे डेवलप करता है और वो एग्रीकल्चर पे आता है, और एग्रीकल्चर में भी स्टार्टिंग में लोगों ने पहले खुद खेतों में काम करने की शुरुआत करी थी, बट धीरे धीरे कर करके लोगों ने जो टूल्स वगैरह है इसका निर्माण करा था। जो भी सारी चीजें हैं इन्हें बहुत अच्छे से आगे लेकर के गए थे, जिस वजह से हम देख सकते हैं कि जो साइंस में डेवलपमेंट हुआ था वो कितनी अच्छी तरह से हुआ था। तो अभी मैं जस्ट आपको इंडेक्स की बातें कर रहा था, सोर्सेस की बातें हुई,
और इसके बाद ही मैंने आप सभी को बताया हमारे पास स्टोन एज कर के आया था एक एज। इसके बाद ही हमारे पास चैप्टर 4 में देखा गया है इन द अर्लीस्ट सिटीज। अर्लीस्ट सिटीज कहने का मतलब सीधा मतलब है आईवीसी का टाइम फ्रेम, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हमें यह पता होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पहला ऐसा सिविलाइज्ड कल्चर था जिसमें लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जो भी सारी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आप कहने का मतलब ये है कि जो टाउन्स के जो भी सारी चीजें हुआ करती थी वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में चलता आ रहा था, लोगों को काफी अच्छा नॉलेज हो चुका था। उसी के बाद ही बुक्स की अगर बातें करी तो बुक्स में हमारे पास जो सोर्स है वो वैदिक एज से आने की शुरुआत हुई थी। और अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो भी सोर्सेज हिस्ट्री में आए हैं वो कहीं ना कहीं स्टोन एज के बाद, अगर जो भी टूल्स वगैरह को छोड़ करके हमारे पास, अगर आप जानते होंगे एंशिएंट में लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स आए थे, तो लिटरेरी सोर्स की अगर शुरुआत हुई थी तो वो वैदिक एज से हुई थी, क्योंकि हमारे पास ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब वेदों का जो हमारे पास सबूत मिला था, जिस वजह से सारी चीजें चलती अच्छी खासी आ रही थी। उसी के बाद अगर थोड़ा हिंदी पे भी ध्यान दिया जाए तो इसी के बाद आपको पता ही है कि सारी चीजें महाजनपद था, फिर उसके बाद गुप्त मौर्यन एज, फिर पोस्ट मौर्यन, फिर गुप्ता, फिर पोस्ट मौर्य। इस हिसाब से जो हमारा जो चैप्टर है वो इस हिसाब का बटा हुआ है। लास्ट में हमारे पास आता है इमारतें, चित्र, किताबें वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर यानी आर्ट एंड कल्चर पे आ जाती हैं सारी चीजें। फिर कहीं ना कहीं टॉपिक में ड्रेस को लेकर के, फैशन को लेकर के भी बातें की गई हैं, और सारी चीजें काफी अच्छी से चलती आ रही हैं।